नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशो वीडियो सेंटर में। तो आज भी हम लोग नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं, जो कि आप सबको यहाँ पर रिवीजन करवाऊंगा। टोटल 75 जीके क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर पढ़कर बताऊंगा, जो कि वन लाइनर तरीके से पढ़ूंगा। यहाँ पर है तो ऑप्शन वाला, लेकिन आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, ताकि कम समय में हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर वीडियो बड़ा नहीं हो, इसलिए हम लोग चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ इसका क्वेश्चन और इसका आंसर हम लोग पढ़ते जाएंगे, और जो भी उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि विद्युत फ्यूज जो है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है फ्यूज का सिद्धांत? आप लोग याद रखेंगे कि फ्यूज जो है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। इसी सिद्धांत पे काम करता है फ्यूज। तो याद रखें आप लोग, ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाएंगे तो क्या होगा कि उसकी फोकस दूरी जो है वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब ना ही चेंज होती है, ना ही बढ़ती है, ना ही घटती है फोकस दूरी। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है। तो इतना याद रखें आप लोग कि जब प्रकाश की तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो वो चेंज नहीं होती है, बाकी बात सभी चेंज होती है, जैसे कि वेग हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, ये सब चेंज होगा, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे कि 3 ऑप्शन में आवृत्ति है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी बात ऑप्शन नंबर ये जो है वेग और तरंग दैर्घ्य इसमें है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आवृत्ति नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसका आवृत्ति चेंज नहीं होता है, बाकी बात सब वेग और तरंगदैर्घ्य वगैरह चेंज होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाएगा, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो फारेनहाइट से क्या होगा, दोगुना होगा किस मतलब तापमान पर? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा पेज ले रहा हूँ ज़्यादा, कि जैसे कि एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। ये होता है इसका फार्मूला। अगर आप लोग को डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आप लोग फारेनहाइट में इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन में है क्या, कि क्वेश्चन में है कि किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम जो है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसको जो आप लोग को सेट के अनुसार बनाना पड़ेगा, मतलब सॉरी ऑप्शन के अनुसार मतलब पुट करके आंसर लाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर सी ऑप्शन है, हम लोग लेते हैं 160 डिग्री सेल्सियस, देखते हैं कि फारेनहाइट इसका दोगुना होता है कि नहीं। क्या था, तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग पुट करेंगे क्या, 160 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम लोग सी की जगह पर 160 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा F-32/9। 5 से ये हो गया, 5 से 15, 1 5 32 हो गया, इक्वल टू F-32/9। फिर ये 9 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 32 में तो हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो गया 9 27 28, 288 हो गया, इक्वल टू F-32। यहाँ से अगर हम लोग फारेनहाइट निकाले, मतलब F बराबर तो हो जाएगा 288 प्लस 32, और इसको हम लोग जोड़ लें तो 8 2 10 हो गया, 8 3 11 1 12, और यहाँ पर 2 बचा है और बाकी 1 था तो 3 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग सी का मान मतलब डिग्री सेल्सियस में 160 लेते हैं तो फारेनहाइट क्या होता है, 320 होता है, जो कि क्या है, इसका डबल है, मतलब दोगुना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 160 डिग्री सेल्सियस। जो क्वेश्चन था अपना यहाँ पर कि किस बिंदु पर फारेनहाइट और तापक्रम सेंटीग्रेड जो है तापक्रम का दोगुना होता है, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो इतना आप लोग याद रखें, या फिर जिस प्रकार हम यहाँ पर बताया हूँ वो आप लोग उस तरह पर याद रख सकते हैं। बाकी बात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होता है? तो ये आप लोग को पता होगा कि एक हॉर्स पावर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग HP, बराबर होता है 746 वाट, या फिर कह सकते हैं 746 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती, क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप लोगों को पता है कि घड़ी की लोलक जो होता है वो क्या चीज का बना होता है, कुछ चीज का बना, जो कि तांबा रहता है या फिर लोहा वगैरह ये सब होता है, जो कि मेटल है एक। और मेटल मतलब धातु क्या होता है कि गर्मी के दिन में बढ़ जाता है और ठंडी के दिन में सिकुड़ जाता है। तो वही कारण है कि गर्मी गर्मी के दिन में
ढोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो मतलब उसका एरिया है, ये है, मान लेते हैं घड़ी है, इसका कुछ ये सुई है, अगर गर्मी के दिन में अगर ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है कुछ ठेक जाए इसमें, अगर यहाँ पर सट जाएगा तो चलने में इसको थोड़ा परेशानी होगा। वही क्या होता है, गर्मी के दिन में घड़ी की सुइयां जो है वो सुस्त हो जाती है। यही ठंडी की बात होगा तब क्या होगा, घड़ी की सुइयां तेज से चलेगी, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। गर्मियों के दिन में सुस्त हो जाती है घड़ी की सुइयां क्योंकि उसका लंबाई बढ़ जाता है, जबकि ठंडी के दिन में क्या होता है, घड़ी की सुइयों की मतलब स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि उसका जो लंबाई होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अति चालन का लक्षण क्या है? अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक मतलब अनंत पारगम्यता, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, एक निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें से पूछा जाए आप लोग को आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं, मतलब इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, जैसे कि लैपटॉप में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर वगैरह में जितना भी होता है टच स्क्रीन, ये सभी क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था बैकुरल के द्वारा। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये परमाणु में अगर हम लोग कक्षा के भरें तो इसके लिए जो हम लोग रूल फॉलो करते हैं वो करते हैं किसका, अफवाह सिद्धांत द्वारा हम लोग भरते हैं। याद रखें आप लोग, अफवाह सिद्धांत के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु की कक्षाओं में को भरते हैं। और हुंड के नियम आप लोग पढ़ेंगे, अगर 11th 12th में साइंस पढ़े होंगे तो उसमें हुंड के नियम में ये होता है, जैसे कि ये 3 खटाल है अपना, इसमें हम लोग दो मतलब एरो भरते थे। कैसे भरते थे? ऐसे भरते थे। तो इसी भरने के मतलब कैसे भरना, इसी को हम लोग कहते हैं हुंड रूल्स। तो ये आप लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का भी हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर परमाणु कक्षों को भरने की बात हो रहा है, अफवाह सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो हीरा जो एक मूल तत्व है, याद रखना आप लोग। बाकी बाद ये सभी क्या है, या तो मिश्रण है या फिर क्या कहते हैं, यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है कि सोप स्टोन जिसको हम लोग टॉल्क बोलते हैं, मुख्यतः क्या होता है? ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट है। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को, ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें कि तांबा नहीं पाया जाता है? तो पीतल हम लोग को पता है कि पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण, इसमें तो पाया जाता है तांबा। कांसा भी कांसा किसका किसका मिश्रण है? कांसा हो गया आपको, तांबा और टीन का, तो ये इसमें भी तांबा आ जाता है। बाकी बात जर्मन सिल्वर और रोल्ड सिल्वर में भी आता है, गन मेटल सभी में तांबा आता है। लेकिन एक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है, रोज मेटल एवं टाइप मेटल, तो इसमें क्या होता है कि तांबा नहीं होता है। अब रोज मेटल जो किसका किसका मिश्रण, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिस्मथ हो गया, फिर पीवीसी हो गया, सीसा और असन होता है, टीन का होता है, ये संकेत है। सीसा का पीबी होता है, टीन का होता है एसन, और बी आई हो गया बिस्मथ। तो इन तीनों का मिश्रण से रोज मेटल बनता है। और टाइप मेटल की बात करें तो टाइप मेटल बनता है पीबी, एसबी और एसएन से, मतलब सीसा हो गया और स्टीबियम हो गया और एक हो गया टीन, तो इससे मिलकर टाइप मेटल बनता है। तो इन दोनों में तांबे का मतलब तांबे का यूज नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या है? एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और बेकिंग सोडा का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, NaHCO3 होता है, और इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो याद रखें आप लोग, स्थिर अनुपात का नियम जो वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। मॉर्फिन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो याद रखें आप लोग, मॉर्फिन जो है वो फल से प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि चाय कहाँ से प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होती है। और एक पूछा जाता है कि ये क्या कहते हैं, लौंग जो है, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो कली से प्राप्त होता है, पुष्प के कली से लौंग प्राप्त होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन अपने यहाँ पर आ जाता है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो ये क्रेब्स चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्नता यही है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति है। तो क्या होता है कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो यही भिन्नता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चींटियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो चींटियों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मर्मिकोलॉजी। याद रखेंगे आप लोग, मर्मिकोलॉजी किसको बोलते हैं?
चींटियों के अध्ययन को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो यकृत जो है वो ये वसा को तोड़कर क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सा है, तो हथेली में पाया जाता है मेटाकार्पल, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, तो टोकोफ्रोल जो विटामिन ई का क्या है, रासायनिक नाम है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कैल्सीफ्रोल, तो कैल्सीफ्रोल जो किसका रासायनिक नाम है, ये हो गया विटामिन, कौन सा विटामिन हो गया, जैसे कि आप लोग कर सकते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए का हो जाता है अपना रेटिनॉल, बी का हो गया थायमिन, बाकी बाद सी का आप लोग जानते हैं स्कॉर्बिक एसिड होता है, डी का यहाँ पर कैल्सीफेरॉल हो गया और ई का टोकोफेरॉल हो गया। और ये बायोटिन जो है वो किसका रासायनिक नाम है, तो ये हो जाएगा बी का जो कंपोनेंट होता है, विटामिन बी का कंपोनेंट, उसी का ये है रासायनिक नाम, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो बिडाल परीक्षण जो है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन जो है वो एब्सिसिक अम्ल है। साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो साल का टीका जो पोलियो के लिए दिया जाता है, जैसे कि पोलियो का जो ड्रॉप होता है या टीका जो होता है, पोलियो का टीका वो खोज किया गया था साल्क के द्वारा, जॉन साल्क के द्वारा, इसीलिए साल्क का टीका जो है पोलियो से संबंधित है, ऐसा कहा जाता है। बाकी में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि पोलियो का जो बूंद होता है उसका खोज किसने किया था, पोलियो का बूंद जो हम लोग ड्रॉप देते हैं उसका खोज किया था जॉन सॉबिन के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन सॉबिन के द्वारा। और अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा कि जो क्या कहते हैं कि ये टीका जो, अगर टीका पूछा जाएगा पोलियो का टीका का खोज किसने किया, तो जॉन साल्क याद रखेंगे। और पोलियो का अभी जस्ट बताया कि बूंद की बात करेगा, पोलियो का ड्रॉप का खोज किसने किया था, तो अभी जस्ट बताया हमने क्या, अल्बर्ट साबिन, तो याद रखेंगे आप लोग, एक साबिन याद रखिएगा और एक याद रखिएगा साल्क, टीका वाला साल्क हो जाएगा और बूंद वाला साबिन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो ये जो शुरुआत की जाती है वो राज्यसभा द्वारा शुरुआत की जाती है। जैसे आप लोगों को पता है कि संसद में दो सदन होता है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है, तो उन्हीं में से राज्यसभा के द्वारा जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। और आप लोग को पूछा जा सकता है कि इससे संबंधित आर्टिकल, तो आप लोग को आर्टिकल स्ट्रिक से याद रख सकता है सरला से, और याद रख सकते हैं कलम 79, 80, 81। तो संसद का हो गया 79 आर्टिकल, राज्यसभा आर्टिकल 80 संबंधित है और लोकसभा आर्टिकल 81 से संबंधित है। तो इतना आप लोग इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, तीनों आर्टिकल आप लोग इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 27 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, तो मिनर्वा मिल्स बाद में ही ये कहा गया था कि जो अपना मूल अधिकार है और डीपीएसपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका लॉन्ग नेम है नीति निर्देशक तत्व, तो ये दोनों जो है ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो मिनर्वा मिल्स बाद आप लोग याद रखेंगे। मतलब केशवानंद भारती केस से क्या हुआ था, प्रस्तावना का मूल ढांचा जो उसमें आप लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हम लोग, इसी में केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्योंकि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो आर्टिकल 250 के तहत बना सकती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है, तो याद रखें आप लोग ये सार्वजनिक व्यवस्था जो ये जो है ये समवर्ती सूची में नहीं है, कहाँ पर ये एक संघ सूची में, याद रखें आप लोग। के बाद आपराधिक प्रक्रिया हो गया, पुरातात्विक स्थल हो गया और बिजली, ये सभी समवर्ती सूची में, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था है क्या है, समवर्ती सूची में नहीं है। और आप लोग को पूछा जा सकता है कि सूची का जो है समवर्ती सूची या फिर जो भी सूची है, राज सूची है और संघ सूची है, इसका जो मतलब जिक्र है, चर्चा है, वो किस अनुसूची में है, तो याद रखें आप लोग अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7 में आप लोग याद रखेंगे, यही सब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद धारण नहीं करता है। बाकी बात केंद्रीय मंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गया, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये सब पद पे कार्य कर सकता है, अगर जब चाहेंगे राष्ट्रपति वो इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए गए हैं? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? ये हो जाएगा कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। तो यही क्या करता है, सरकार के संसद के स्वरूप को विशेषता बताता है कि कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऐसे तो सर्वाधिक है यूपी का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो पश्चिम बंगाल का जो है विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखा है, बस यही एक सही है, बाकी बाद एक भी सही नहीं है। जैसे कि कॉमन बिल हो गया, कॉमन बिल लिखा गया एनी बेसेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी दे दिए, तो ये गलत है ऑप्शन। बाकी बाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी रचना है? आप लोग को कमेंट में बताना, लेकिन ये क्या है, महात्मा गांधी का नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये आप लोग को जवाब देना है कमेंट में, बहुत सिंपल सा जवाब होगा। बाकी बात हिंद स्वराज की बात करें, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये दो सवाल आप सबके लिए कमेंट के लिए रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं तो हम कमेंट में एक पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आता है तो आप लोग कर सकते हैं कि इसका कमेंट में मतलब पिन कर देने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आंसर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, एक आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है आधुनिक बिहार का निर्माता इसे ही कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है 36 नंबर प्रश्न। इसमें यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था किस लिए हुआ था, कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी का सहज करने के लिए ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यह था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। याद रखें आप लोग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो ये पहला भारतीय था जो कि पत्राचार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि मुंगेर के बरहिया ताल या फिर बरहिया ताल यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को, तो विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका जो विरोध क्या था, क्या इसका उद्देश्य था? ये इसका उद्देश्य था बक्कास भूमि की वास्तविक मांग। जो बक्कास भूमि होता है उसके वास्तविक मांग के लिए यह विरोध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिलता है? तो ये हो जाएगा यक्षरी सातकर्णी के सिक्कों पर क्या होता है कि नाव का चिन्ह बना हुआ है। इससे आप लोग को ये भी पता चल जाता है कि जो नौका में शक्तिशाली जो राजा था वो यही यक्षरी सातकर्णी था। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आएगा, लोगों का कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसे विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो ये अपना नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन क्या किया उलेमा लोगों ने, क्या किसका विरोध किया? नेक्स्ट प्रश्न पर निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? ये प्रवसन राजा था, इसे आप लोग याद रखें। प्रवसन प्रथम जो एक राजा था जो कि 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र प्रथम। सिलोन आप लोग को पता है कि किसका श्रीलंका का पुराना नाम भी है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद एक संगीतमय स्रोत है। और एक बच जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है तंत्र मत जादू टोना जो इसके लिए ये प्रसिद्ध वेद है। ये 4 वेद है, आप लोग को चारों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, तो इसे आप लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अशोक ने सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? जो अशोक जो है उसको सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया था उसको कहाँ कहाँ का? उज्जैन का। और अशोक के जो पिताजी थे वो थे बिंदुसार, तो उसी के द्वारा इसको प्रथम जो शासक नियुक्त किया गया था वो उज्जैन को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया है? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1878 ईस्वी में ना। तो
ये कंफर्म नहीं हो रहा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद जो इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो क्या कहते हैं, वो क्या था, एक तो लागू हो गया लॉर्ड लिटन के द्वारा, और इसको समाप्त जो किया तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वर्नाकुलर अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है, तो ये इको मार्क आरंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है, तो समुद्र जो वो विशालतम क्या पारिस्थितिक तंत्र, आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर अधिकतम भाग समुद्र का ही है, तो इसका राइट आंसर समुद्र ही हो जाएगा। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो डाइटम, क्रेस्टाई और हेरिंग, ये सही श्रृंखला है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हाथी वाला पूछा जाता है, तो हाथी वाला जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो बीज बचाओ आंदोलन जब उत्तराखंड से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है, तो नागा अर्जुन सागर वन्य अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, ये 2018 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है, तो ये वायुमंडलीय आपदा है बर्फानी तूफान। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 54 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु समय निर्धारित किया जाता है, तो भारतीय परमाणु समय जो निर्धारित किया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। बेगनर जो है, बेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है, तो ये महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। आटा का मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, तो यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा है कि एक साइड घास का मैदान और एक साइड देश है, मतलब किस देश में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो उस प्रकार आप लोग को मिलान करना। तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान का पंपास कहा जाता है, ये बात सही है। दक्षिण अफ्रीका में वेल कहा जाता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन चिली जो है, चिली में लानोज नहीं कहा जाता है, तो याद रखें आप लोग, लानोज जब वो वेनेजुएला में कहा जाता है घास के मैदान को, तो यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आशुताश्म, स्टेलेक्टेटाइट एवं निस्तुताश्म, जिसको हम लोग स्टेले स्टेलेगेमाइट बोलते हैं, का निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, तो ये भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित नगरों या शहर में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है, तो ये जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है, तो मायाधर रावत जो कि ओडिसी का है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये कथकली से संबंधित नहीं है। उसके बाद कृष्णा नायर हो गया, बी नारायण मेनन हो गया और राधा मोहन, ये सभी कथकली से संबंधित है। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। और कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय जो वो पुणे में है। तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ है, तो तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1993 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ था और पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है, तो भारत और सूडान, मतलब सूडान से जो मतलब लोगों को लाने के लिए जो मतलब ये चलाया था, क्या कहते हैं ऑपरेशन, इसको हम लोग ऑपरेशन कावेरी करते हैं। बाकी बात ऑपरेशन दोस्त आप लोग को पता है कि तुर्की के लिए चलाया गया था। यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। और ऑपरेशन दैव शक्ति भारत और अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान में फंसे लोगों को लाने के लिए जो भारत में चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन दैव शक्ति हो गया। भारत यूक्रेन बताया ऑपरेशन गंगा, सूडान से हो गया ऑपरेशन कावेरी और तुर्की हो गया ऑपरेशन दोस्त। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना शुरुआत की गई है, ये शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है, तो PRO के द्वारा जो है वो प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है, तो ब्रिटेन में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है,
तो परवीन सूद को जो है वो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम के देश ने ही इसको मतलब अपने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उसको सम्मानित किया गया है। कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये मतलब इसके लेखक कौन है? तो हो जाएगा अनीता भारत शाह। तो अनीता भारत शाह का पुस्तक का नाम क्या है? कलर्स ऑफ डिवोशन। बाकी बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाने तो विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है वो नई दिल्ली में है। तो ये 75 क्वेश्चन आज का मतलब था, जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब था, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से कवर करते रहेंगे।